हे गाइस, वेलकम टू पायल एकेडमी। पायल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आज हम इकोनॉमिक सर्वे की जो हमारी क्लास ले रहे हैं वो काफ़ी टाइम के बाद ले रहे हैं। एक्चुअली में जो ओटीएस में हमारा ट्रेनिंग चल रही थी, वहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे, तो इस चक्कर में मैं आपके क्लासेस नहीं ले पाई। तो अभी हम अपना इकोनॉमिक सर्वे की क्लास है उसको जारी रखते हुए जो इकोनॉमिक सर्वे जो 2021-22 का हमारा चल रहा है सेशन, उसको जारी रखते हुए औद्योगिक विकास के बारे में बात करेंगे। ठीक है, राज्य का औद्योगिक विकास कैसा है, सरकार ने उसके लिए क्या क्या प्रयास किए औद्योगिक विकास के लिए, या सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास के लिए कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। ये देखिए आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक रहा है, चाहे प्रीलिम्स हो या मेंस हो, दोनों के नजरिए से इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। मेंस में तो जैसे इससे क्वेश्चन आने के चांसेस ये है कि राज्य का जैसे पिछली बार ही आया था कि औद्योगिक दृष्टिकोण से देखें तो राज्य काफी पिछड़ा हुआ है, तो औद्योगिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए और आपके द्वारा सुझाव दिए जाए कि इनके विकास के लिए क्या प्रयास किए जाने चाहिए। दूसरा क्वेश्चन इससे बन सकता है कि राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए या वर्तमान में निर्यात में राज्य की स्थिति क्या है, ये बताते हुए बताइए कि सरकार के द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि मोटा मोटा आइडिया मैं आपको बता रही हूँ कि ये मेंस में क्वेश्चन आने की प्रवृत्ति रही है आरपीएससी के द्वारा। आरपीएससी का ये ट्रेंड रहा है कि औद्योगिक विकास से क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं मेंस में, और प्रीलिम्स तो जैसे आपको पता है कि ये इकोनॉमिक सर्वे का एक पार्ट है, तो प्रीलिम्स में से इससे क्वेश्चन आना आवश्यक है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कि औद्योगिक क्षेत्र में राज्य की स्थिति क्या है। औद्योगिक क्षेत्र में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आता क्या क्या है। औद्योगिक क्षेत्र में आता है खनन और उत्खनन की गतिविधियां आती है, विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं जिसको, हमें वो आती है, विद्युत गैस जलापूर्ति अन्य उपयोगी सेवाएं होती है, और निर्माण क्षेत्र इसके अंतर्गत शामिल है। ठीक है, अब इनमें कौन कौन सा अगर टोटल अगर हम बात करें तो किस क्षेत्र का कितना प्रतिशत योगदान है औद्योगिक क्षेत्र में, ये चार गतिविधियां आती है। प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि औद्योगिक गतिविधियों में कौन सी गतिविधि शामिल नहीं है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि खनन उत्खनन विनिर्माण विद्युत गैस जलापूर्ति अन्य उपयोगी सेवाएं और निर्माण, ये सब इसके अंतर्गत शामिल आती है। ठीक है, सबसे ज्यादा योगदान किसका है, यहाँ पे देखिए ऑरेंज कलर किसका है, विनिर्माण का दिया हुआ है 40.77 देखें तो किसका है, हमारा विनिर्माण क्षेत्र का योगदान है। तो सबसे पहले एक नंबर पे क्या आ गया, हमारा विनिर्माण क्षेत्र आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो 35.19% येलो कलर में देख रहे हैं आप कि निर्माण क्षेत्र का योगदान है, तो दूसरे स्थान पर हमारा आ गया निर्माण क्षेत्र। अगर आरपीएससी के द्वारा ये भी पूछा जाए कि औद्योगिक गतिविधियों में निम्नलिखित में से किस गतिविधि का योगदान सर्वाधिक है, तो आपको पता होना चाहिए कि निर्माण क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ठीक है, उसके बाद निर्माण क्षेत्र का योगदान आता है। अगर हम उसके बाद बात करें तो 12.78% के साथ विद्युत गैस और जलापूर्ति का योगदान है, तो ये हो गया हमारा तीसरे स्थान पर, और खनन और उत्खनन है जो 11.26% के साथ क्या हो गया, हमारा चौथे स्थान पर आ गया। ठीक है, राजस्थान की अर्थव्यवस्था में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान, वैसे तो मैं बता दूं कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था में अगर हम बात करें तो सबसे अधिक योगदान सेवा क्षेत्र का है, सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राज्य की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो सेवा क्षेत्र का ये क्लियर पता होना चाहिए। औद्योगिक क्षेत्र का अगर हम योगदान की बात करें तो प्रचलित मूल्यों पर औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 24.67% है। ये सीधे सीधे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने प्रतिशत योगदान है औद्योगिक क्षेत्र का, राज्य के सकल राज्य मूल्य वर्धन में कितने प्रतिशत का योगदान है, तो 24.6% का योगदान है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और अगर स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर देखें तो हमारे औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर कितनी रही। हालांकि आरपीएससी के द्वारा ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि कितने प्रतिशत का योगदान वृद्धि दर रही, 15.37% की वृद्धि दर रही, पर फिर भी ये क्या है कि हमारा जैसे मेंस में कहीं पे क्वेश्चन आता है तो वहां पे ये लिखने के काम आ जाएगी हमारे। ठीक है, कि स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर 15.37% की रही है। ठीक है, अब चलिए देखिए, मैंने बताया था कि इसमें खनन विनिर्माण निर्माण गैस जलापूर्ति ये सब शामिल है, तो इनका अलग अलग कितना प्रतिशत योगदान है। हालांकि हम जो
अभी हमने डायग्राम देखा था, उसमें ये इनका योगदान किसका कितना प्रतिशत ये हम कर चुके हैं, तो अलग से इनको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्रचलित मूल्यों पर खनन क्षेत्र का 2 पॉइंट, यहाँ पे तो देखिए कि टोटल 100 मान के और 100% मान के उसमें इनको डिवाइड किया गया था, और यहाँ पे इसको 24.67% के अंतर्गत इसको डिवाइड किया गया है। तो उसमें 24.67 में खनन क्षेत्र का 2.78% का योगदान है। विनिर्माण क्षेत्र का योगदान देखें तो 10.06, ये सर्वाधिक है, तो ये याद कर लीजिए, बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि किसका कितना प्रतिशत का योगदान है। तो जो हमारा विनिर्माण क्षेत्र है उसका 10.06% के साथ सर्वाधिक योगदान है, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है ना। हालांकि विनिर्माण क्षेत्र से रिलेटेड अगर मेंस में क्वेश्चन अगर अलग से आए तो आपको पता होना चाहिए कि राज्य में विनिर्माण क्षेत्र का औद्योगिक क्षेत्र के विकास में कितना योगदान है, तो 10.06% का योगदान है, ये आपको लिखने के वहां पे काम आएगा। निर्माण क्षेत्र का देखें तो 8.68%, विनिर्माण के बाद दूसरे स्थान पर हमारा निर्माण क्षेत्र आ जाता है। वृद्धि दर इनके किसी को आपको करने की जरूरत नहीं है, ये चयन नहीं कीजिए। विद्युत, गैस, जल एवं अन्य उपचारात्मक सेवाओं का योगदान देखें तो 3.15%। एक विनिर्माण का याद रखना है हमें 10.06% का है, बाकी किसी की ना तो हमें वृद्धि दर याद करने की जरूरत है और ना ही हमें किसका कितना प्रतिशत का योगदान है। हालांकि आरपीएससी क्रम वाइज कर लीजिए, आपको विनिर्माण आएगा फिर निर्माण आएगा, इस हिसाब से क्रम याद कर सकते हैं। बाकी परसेंटेज का कितना प्रतिशत योगदान है ये आरपीएससी के दौरान नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। अब राज्य में उद्योग क्षेत्र के सकल राज्य मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आरपीएससी का ये फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा ही कि यहाँ तो कितना प्रतिशत का योगदान है उद्योग का, सेवा का या कृषि क्षेत्र का, या किसका सर्वाधिक योगदान है ये भी पूछा जा सकता है, या कृषि क्षेत्र में कौन कौन सी गतिविधियां शामिल है और उन गतिविधियों में सर्वाधिक योगदान किसका है। तो यहाँ पे हम उद्योग की बात कर रहे हैं, हालांकि कृषि से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे वो हम इससे पहले का हमारे सेशन थे उसमें कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैंने यही कोशिश की है कि हमारी जो सेशन रही उसमें इस हिसाब से मैं बना के लेके आती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि इस हिसाब के क्वेश्चन आरपीएससी के द्वारा पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो उद्योग क्षेत्र में सकल राज्य मूल्यवर्धन में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है। खनन का, विनिर्माण का, निर्माण का, गैस एवं जलापूर्ति। अभी हम जैसे बात की थी 10.06% के साथ विनिर्माण क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है, तो हमारा राइट आंसर हो गया विनिर्माण। ठीक है। खनन, उत्खनन, विनिर्माण, विद्युत, गैस, जलापूर्ति, अन्य उपयोगी सेवाएं, निर्माण क्षेत्र शामिल है, ये हम जब से पढ़े जा रहे हैं, ये सेम बातें हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरपीएससी के द्वारा कि राजस्थान कौन कौन से अग्रणी उत्पादक राज्य है, किस किस में अग्रणी उत्पादक राज्य हैं। हमें भी पता है कि राजस्थान खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए तो कच्चे तेल के दृष्टिकोण से, हालांकि पहले यहाँ पे जब तक बाड़मेर में रिफाइनरी नहीं लगी थी, राज्य के मरु क्षेत्र में कच्चे तेल का उत्पादक है ये हमें नहीं पता था, पर जैसे यहाँ पे खनन हुआ तो हमें भारत में कच्चे तेल के उत्पादन में राजस्थान का द्वितीय सबसे बड़ा योगदान है, ये पूछा जा सकता है। स्टेटमेंट आरपीएससी के द्वारा पूछा जा सकता है कि राजस्थान कच्चे तेल के उत्पादक का सबसे भारत में सबसे अधिक योगदान है या सबसे प्रथम स्थान पर है, सबसे बड़ा उत्पादक है, ये पूछ ले तो ये गलत हो जाएगा। द्वितीय स्थान पर आता है हमारा राजस्थान। देश के कुल उत्पादन में कितना प्रतिशत का योगदान दे सकता है ये भी पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, तो 20% का योगदान दे सकता है। ये बहुत ही बेसिक डाटा है जो हमें पता होना चाहिए। ये प्रीलिम्स में नहीं आएंगे तो कम से कम मेंस में अगर कहीं पे भी हमें आंसर लिखना होगा तो वहां पे ये काम आ जाएंगे। ठीक है। प्रमुख खनिजों की संख्या, अगर हम ये पूछ ले कि राजस्थान खनिजों का अजायब घर है तो वहां पे ये लिखने के काम आएगा कि राजस्थान में प्रमुख खनिजों की संख्या 57 प्रकार के है, और ये लिखेंगे तो ये तो और भी बेटर है। ठीक है। प्रमुख खनिजों के लिए जारी गई खनन पट्टे, ये कोई नहीं पूछेगा। ये देखिए ये पूछा जा सकता है कि प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, राजस्थान खनिजों का अजायब घर है, वहां लिखने के तो ये काम आएगा ही। ठीक है। तो एकमात्र और अग्रणी उत्पादक किस किस में है ये हम देख लेते हैं। सीसा और जस्ता, यहाँ पे देखिए एकमात्र भी लिखा है और अग्रणी उत्पादक दोनों इसमें मिक्सअप है। सीसा और जस्ता अयस्क का है, सेलेनाइट का है, वोल्स्टिनाइट का है, सिल्वर का, कैल्साइट, जिप्सम, बालकली, फास्फोराइट, गैरू, स्टेटाइट, फेल्सपार, फायरकली, मार्बल, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट आदि, इन सब का ये क्या है, राजस्थान हमारा अग्रणी उत्पादक माना जाता है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे मैंने अभी
मैंने कोशिश की है कि जो हमारी स्लाइड है उसमें क्वेश्चन इस प्रकार से डालूं कि आप अगर आरपीएससी के द्वारा क्वेश्चन बनाए जाए तो वो आपके काम आ जाए, ठीक है ना। तो किस धातु का राजस्थान संपूर्ण देश में एकमात्र उत्पादक राज्य है? यहाँ पे देखिए, एकमात्र उत्पादक राज्य पूछा है, ये ध्यान में रखना। चांदी का, कैल्साइट का, जिप्सम का या वोल्स्टेनाइट का? यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि राजस्थान वोल्स्टेनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। हालांकि चांदी, कैल्साइट और जिप्सम में राज्य अग्रणी उत्पादक है, पर एकमात्र उत्पादक नहीं कह सकते। देश के अन्य राज्य है, इनमें भी इनका उत्पादन होता है, ठीक है। तो राजस्थान एकमात्र उत्पादक किस किस का है? सीसा जस्ता का, सेलेनाइट का और वोल्स्टेनाइट का एकमात्र उत्पादक राज्य है। ये 3 ऐसी धातुएं हैं जिनका उत्पादन सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में किया जाता है। अन्य की बात करें, चाहे वो चांदी हो, कैल्साइट और जिप्सम हो, उनका लगभग पूरा उत्पादन राजस्थान में होता है, पर अगर एकमात्र उत्पादन की बात करें तो नहीं, क्योंकि अन्य राज्यों में भी उनका उत्पादन होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, एकमात्र पूछा है कि अग्रणी उत्पादक पूछा, क्या पूछा है? अग्रणी उत्पादक अगर पूछते तो फिर हो सकता है कि ABCD इस हिसाब से दिया होता, तो ये सारे के सारे ऑप्शन उसके अंतर्गत आते हैं। राज्य में सर्वाधिक निर्यातित 5 वस्तुएं, ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है और मेंस में लिखने के भी काम आएगी कि राज्य में हो सकता है कि मेंस में जो हमारे 2 मार्क्स आता है उसमें सीधा सीधा पूछ ले कि राज्य में सर्वाधिक निर्यातित 5 वस्तुएं, ऐसे लिख दे, फिर आपको लिखना है। तो अभियांत्रिकी वस्तुएं कौन कौन सी राज्य के हमारी 5 हैं? तो ये जो 5 वस्तुएं है ना, राज्य के निर्यात में लगभग 50% का योगदान है इन 5 वस्तुओं का, ठीक है। सर्वाधिक अभियांत्रिकी वस्तुएं जिन्हें इंजीनियरिंग गुड्स भी कहते हैं हम, इनका सर्वाधिक योगदान है 14.75% के साथ। हस्तकला आती है उसके बाद, और फिर कपड़ा, धातु और रासायनिक एवं संबंध। हालांकि प्रतिशत कितना प्रतिशत का योगदान सर्वाधिक है ये नहीं पूछा जा सकता, एक बस ये याद रखिए कि 14.75% के साथ इंजीनियरिंग गुड्स है, उसका सर्वाधिक हमारे राज्य में निर्यात होता है। बाकी क्रम वाइज ये पूछने के चांसेस कम है। हालांकि ये पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक निर्यातित 5 वस्तुओं में कौन कौन सी वस्तुएं हमारी शामिल नहीं है, ठीक है। अभियांत्रिकी वस्तुएं हैं, हस्तकला है, हस्तकला में तो हमें पता है कि राजस्थान हस्तकला के क्षेत्र में अग्रणी राज्य रहा है। कपड़ा देखें तो कपड़े में भी है, धातु और रासायनिक और संबंध क्षेत्र में राजस्थान, ये 5 वस्तुएं हैं जिनमें राजस्थान अग्रणी राज्य है। अब जैसे देखिए निर्यात में योगदान, ये देखिए अभियांत्रिकी यहाँ पे दी है 14.75%। हालांकि विभिन्न अन्य और भी बताई गई है, लेकिन 5 जो मुख्य है वो ही हमें याद करनी है। इसके अलावा कितना किसका योगदान है वो हमें याद नहीं करना है। ये तो याद करने में आसानी हो जाए, इसलिए मैंने आपका ये डायग्राम है जो हमारा स्लाइड में रख लिया मैंने। इसके बाद कपड़ा है, धातु है, रसायन और संबंध क्षेत्र का है, ठीक है। अन्य अगर देखें तो कहीं पर अगर क्वेश्चन में लिखने के काम आए तो ठीक है। संगमरमर, ग्रेनाइट और अभ्रक पत्थर की वस्तुएं भी हैं, ज्वारात और आभूषण भी हैं, कृषि और खाद्य उत्पाद। कृषि और खाद्य उत्पाद का पूछा जा सकता है। कृषि और खाद्य उत्पाद का योगदान अलग से जैसे पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा अगर तो निर्यात में कृषि और खाद्य उत्पाद का योगदान कितना प्रतिशत है? 7.09% का योगदान है, ठीक है। 7.09% का हम निर्यात करते हैं हमारे कृषि और खाद्य उत्पाद का। अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए हमसे और अगर आपको वहां पे डेटा लिखना हो तो ये डेटा हम वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे निम्नलिखित में कौन सी वस्तु राज्य द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष वस्तुओं में शामिल नहीं है? यहाँ पे नहीं है पूछा है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ये की पॉइंट तो ध्यान में रखना ही है कि नहीं है पूछा है कि सही पूछा है, क्या पूछा है। तो ये नहीं पूछा गया तो धातु, धातु तो जैसे अभी हमने पढ़ा है कि धातु तो इसमें शामिल है, कपड़ा भी इसमें शामिल है, हस्तशिल्प भी इसके अंतर्गत आते हैं और इंजीनियरिंग गुड्स भी शामिल है। तो इनमें से कोई नहीं, ये हो गया हमारा राइट, सॉरी रॉन्ग नहीं है कि यहाँ पे राइट, उत्तर डी हो गया। क्यों? रासायनिक संबंध वस्तुएं, कपड़ा, हस्तशिल्प और इंजीनियरिंग वस्तुएं और धातु, ये 5 वस्तुओं का राज्य की कुल निर्यात में, जैसे मैंने अभी अभी बताया था ना, 50% से अधिक योगदान हमारा केवल और केवल इन 5 वस्तुओं का है, ठीक है। और शामिल है अगर ऐसे पूछ लेते तो फिर ABCD अगर सारे होते तो उपरोक्त सभी अगर होता ना तो वो राइट आंसर होता। और नीति आयोग बाई चांस हमसे निर्यात से रिलेटेड हमारा क्वेश्चन आ भी जाए तो ये जैसे अभी अभी हमने किया है कि राज्य का निर्यात में इतना योगदान है, ये 5 शीर्षस्थ वस्तुएं हैं।
अगर मेंस में क्वेश्चन आ जाए, फिर नीति आयोग की रिपोर्ट लिख दें, तो एक तरीके से पूरा का पूरा जो हमारा आंसर होना चाहिए, आंसर का फॉर्मेट मैंने यहाँ पे दे दिया आपको। नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक, ये भी पूछा जा सकता है कि निर्यात तत्परता सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। 2020 के अनुसार लैंडलॉक्ड स्टेट की श्रेणी में राजस्थान 62.55 अंक के साथ शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य के रूप में रहा है। यह स्टेटमेंट भी पूछा जा सकता है आरपीएससी के द्वारा। तो नीति आयोग के निर्यात तत्परता सूचकांक के अनुसार लैंडलॉक्ड स्टेट की श्रेणी में राजस्थान शीर्षस्थ राज्य रहा है, तो हाँ बिल्कुल ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। शीर्ष 5 वस्तुओं का निर्यात में योगदान 50% से अधिक है, ये स्टेटमेंट भी आरपीएससी की तरफ पूछा जा सकता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल निर्यात में, ये पक्का आ सकता है, ठीक है ना, बाकी तो आए नहीं आए, ये आया हुआ क्वेश्चन है। तो कितना कुल निर्यात में कितना हुआ, वैसे तो हम डेटा याद नहीं करते, पर ये डेटा ऐसा है कि जो आरपीएससी के द्वारा पूछे जाने की संभावना है, तो इसको तो आप याद रट लीजिए। 52,764.31 करोड़ रहा, ठीक है ना, 52,764 करोड़ रुपए रहा हमारा कुल निर्यात में योगदान, ठीक है। राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष उत्पादन सूचकांक चाहिए जितने भी है, चाहे औद्योगिक उत्पादन से संबंधित हो, उपभोक्ता सूचकांक हो या थोक मूल्य सूचकांक हो, आरपीएससी के द्वारा इनका आधार वर्ष पूछे जाने का ट्रेंड रहा है। आधार वर्ष क्या है इनका, तो इनके सबके आपको आधार वर्ष एकदम रट लेने चाहिए। पहले जितने भी थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या कृषि से संबंधित जितने भी थे ना, वो सूचकांक हमारे पहले के जो सेशन है उनमें हो चुके हैं, तो अगर आपने वो नहीं सुने हैं तो पहले जाके उनको सुन लीजिए, ठीक है। तो इसका आधार वर्ष क्या है, 99, 2000, 86, 87, 2011, 12, 2005 है। राइट आंसर हमारा है 2011, 12। ये मासिक आधार पर तैयार किया जाता है, आधार वर्ष मासिक आधार पर तैयार होता है, और इसमें 3 वृहद समूह हैं, विनिर्माण, उद्योग और खनन पर आधारित है। इसमें विनिर्माण होता है, उद्योग होता है और खनन इसमें होता है। हालांकि इसमें पूछे जाने का ट्रेंड रहा है कि आधार वर्ष से पूछेंगे, तो एक्स्ट्रा चीजें आपको याद करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए, अगर आरपीएससी के द्वारा अगर स्टेटमेंट पूछा जाता है आपको कि राज्य में औद्योगिक जो हमारा उत्पादन सूचकांक है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है, अगर ऐसे स्टेटमेंट आ जाए कि निरंतर बढ़ता जा रहा है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राज्य में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक निरंतर घटता बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना, घटता बढ़ता जा रहा है, तो निरंतर बढ़ता जा रहा है, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। मिशन निर्यातक बनो, ये आरपीएससी पूछ सकती है, मिशन निर्यातक बनो क्यों सरकार के द्वारा फिलहाल ही में शुरू किया गया। और हाल ही में जितनी भी योजनाएं सरकार के द्वारा या कार्यक्रम सरकार के द्वारा शुरू किए जाते हैं, उनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पक्का ही आता है। तो इसको एक तो क्या है, डेट कब है, डेट हमें पता होनी चाहिए। इसकी डेट ये देखिए 29 जुलाई 2021 को आरंभ किया गया, 29 जुलाई 2021 को। राज्य के विभिन्न जिलों में स्थित औद्योगिक इकाइयों के आधार पर नवीन निर्यातक बनाने हेतु लक्ष्य आवंटित किए गए। अब निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार के द्वारा किए गए प्रयास या राज्य के निर्यात में स्थिति से संबंधित अगर मेंस में क्वेश्चन आ भी जाएगा तो इतना मैटर इनफ है, आप इससे संबंध रिलेट करके पूरा का पूरा आंसर अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। कुल 22,731 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य जिलों को आवंटित किया गया है। तो मिशन निर्यातक बनो कब शुरू किया गया, 29 जुलाई 2021 को शुरू किया गया है हमारा, और कुल 22,731 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य। हालांकि ये पूछे जाने की संभावना कम है, पर आरपीएससी का अगर डेटा से कुछ ज्यादा ही प्यारा है तो ये पूछ सकती है कि 22,721 नवीन निर्यातक बनाने का लक्ष्य जिलों को आवंटित किया गया है, ठीक है। राज्य स्तरीय निर्यातक पुरस्कार योजना भी सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हालांकि मैंने यहाँ पे लिखा ये प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, मिशन निर्यातक बना हुआ है उसकी डेट पूछी जा सकती है, ये मेंस में लिखने के आपको काम आएगा। राज्य स्तरीय निर्यात पुरस्कार योजना निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए उत्कृष्ट निर्यातकों को दिया जाता है। 2019 में योजना शुरू की गई। निर्यात संवर्धन प्रक्रिया एवं प्रलेखन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी सरकार के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। वर्ष 2012 से इसको प्रारंभ किया गया था। योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष राज्य के 6-7 जिलों का चयन करके 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार आयोजित करती है, और प्रति
जिले में 75,000 रुपए की दर से जिला उद्योग केंद्र को बजट आवंटन करती है। ठीक है ना। इसके लिए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद की भी स्थापना की गई है, ताकि सरकार चाहती है कि इस प्रकार के प्रोडक्ट हमारा निर्माण हो, ताकि विदेशों में या अदर हमारे स्टेट है उसमें राज्य के द्वारा निर्यात किया जा सके। अब उद्यम वर्गीकरण के मापदंडों में 1 जुलाई 2020 को परिवर्तन हुआ है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो हमारी एमएसएमई सेक्टर है उसमें कौन सा है जो एमएसएमई के अंतर्गत आता है, कौन सा सूक्ष्म उद्यम के अंतर्गत आता है, कौन सा लघु में, कौन सा मध्यम में आता है। तो सरकार के द्वारा इसकी डेफिनेशन टाइम टाइम पे चेंज की जाती रही है। तो हाल ही में 1 जुलाई 2020 को सरकार के द्वारा इसकी डेफिनेशन चेंज की है। तो सूक्ष्म उद्यम कैसा कहते हैं कि ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र और मशीनरी उपकरणों में निवेश 1 करोड़ और अधिक का नहीं हो और कारोबार 5 करोड़ रुपए से हो। तो आपको तो ये याद रखना है कि 1-5 का यहाँ पे है, 1 करोड़ और 5 करोड़ के अंतर्गत जो आता है वो हमारा सूक्ष्म उद्यम कहलाता है। लघु उद्यम ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र और मशीनरी में निवेश तो 10 करोड़ का, यहाँ पे देखिए 10 करोड़ का अधिक नहीं हो और कारोबार 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो। ठीक है ना। तो यहाँ पे 10-50 का हो गया। मध्यम उद्यम ऐसा उद्यम जिसमें संयंत्र और मशीनरी उपकरणों में निवेश 50 करोड़ रुपए से अधिक नहीं हो और कारोबार 250 करोड़, 250 की बात कर रही है यहाँ पे। ठीक है ना। तो यहाँ पे हो गया 50, 250। ठीक है ना। एक तरीके से 5-5 का चल रहा है, 1 का 10 हो गया, 10 का 50 हो गया। तो यहाँ पे 5 से 50, 50 से 250 हो गया। ठीक है ना। तो याद करने में आंकड़ा बहुत इजी आंकड़ा है ये, आप इसको इजीली याद कर सकते हैं। सूक्ष्म उद्यम वही है जिसमें 1 करोड़ मशीनरी और संयंत्र में लगता है और टोटल टर्नओवर देखिए तो 5 करोड़ का होना चाहिए। और अगर हम लघु उद्यम की बात करें तो 10 करोड़ संयंत्र और मशीनरी में होना चाहिए, टोटल टर्नओवर 50 करोड़ का होना चाहिए। और मध्यम उद्यम की अगर हम बात करें तो 50 करोड़ संयंत्र और मशीनरी में होना चाहिए, टोटल टर्नओवर 250 करोड़ का होना चाहिए। ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, चाहे प्रीलिम मेंस में पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावना है इसके। ठीक है। उद्यम पंजीकरण पोर्टल ये भी पूछा जा सकता है, उद्यम पंजीकरण पोर्टल किसके लिए है या इसके उद्यम पंजीकरण पोर्टल का उद्देश्य क्या है। एमएसएमई में पंजीकरण की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए सरकार ने क्या 1 जुलाई 2020 को उद्यम पंजीकरण पोर्टल शुरू कर दिया। एमएसएमई के लिए उद्यम पंजीकरण पोर्टल। अब ये भी पूछा जा सकता है बड़े उद्योगों के पंजीकरण के लिए, तो नहीं, ये एमएसएमई सेक्टर के लिए आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री लघु उद्योग ये विनिर्माण सेवा और व्यापार क्षेत्र में नए उद्यम स्थापित करने के लिए लघु उद्योग प्रोत्साहन नाम से पता चल रहा है, लघु उद्योग को प्रोत्साहन देना चाहती है सरकार। तो सरकार ने क्या किया, चाहे विनिर्माण क्षेत्र, सेवा क्षेत्र या व्यापार क्षेत्र है, उसमें नए उद्यम अगर स्थापित कर रहा है और अपने वर्तमान उद्यमों को अगर कोई विस्तार देना चाहता है तो उसके लिए सरकार के द्वारा वित्तीय सहायताएं उनको प्रदान की जाएगी। ठीक है। कितनी वित्तीय सहायता सरकार देगी, तो सरकार चाहती है कि वो 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध कराए जाने हेतु योजना, डेट पूछी जा सकती है, इसकी डेट इकोनॉमिक सर्वे में क्लियर दी हुई है, 13 दिसंबर 2019 को शुरू की गई। ये देखिए यहाँ पे याद कर लीजिए, 13 दिसंबर 2019 को शुरू हुई है और इसके माध्यम से 10 करोड़ तक का ऋण उपलब्ध करवाएगी। ठीक है। इसके अंतर्गत उद्यमियों को 25 लाख तक के ऋण पर, आप ये तो है नहीं कि सबके लिए इंटरेस्ट रेट है वो सेम ही रख दें। तो सरकार ने कहा कि जो जो जितना ऋण लेगा, जैसे 25 लाख अगर कोई लेना चाहता है तो उस पर 8% के इंटरेस्ट रेट रखेंगे, 5 करोड़ तक का लेना चाहता है तो 6% के इंटरेस्ट रेट रखेंगे और 10 करोड़ तक लेना चाहता है तो 5% तक के ब्याज अनुदान उपलब्ध करवाया जाएगा। इंटरेस्ट रेट नहीं है, ये ब्याज इन्वेंशन है, ब्याज अनुदान सरकार प्रदान करेगी। सब्सिडी कितना देगी वो बता रही है। ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि ब्याज अनुदान सरकार के द्वारा 8% से लेके 5% तक इस पर उपलब्ध करवाया गया है, तो हाँ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सरकार 8% से लेके 5% तक इस पे ब्याज सब्सिडी प्रदान कर रही है और 10 करोड़ तक का ऋण प्रदान करेगी अधिकतम, और 13 दिसंबर 2019 को ये योजना शुरू की गई है। ठीक है। राजस्थान मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना से क्वेश्चन किस प्रकार से आ सकता है, ये मैंने यहाँ पे बताया हूँ। तो इसमें लघु उद्यमियों के लिए 25 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ तक का अधिकतम ऋण राशि का प्रावधान किया गया। तो हाँ, अभी जैसे हमने देखा कि 10 करोड़ तक दे सकते हैं, पर 25 लाख से शुरू हुआ तो ठीक है, क्यों 25 लाख पर 8% की ब्याज अनुदान सरकार प्रदान करेगी। ठीक है। इसमें ब्याज अनुदान की राशि 5% से लेकर 8% तक है, तो हाँ बिल्कुल ये भी सही है, अभी हमने पढ़ा है। पात्र व्यक्ति की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और इससे
अधिक होने चाहिए। तो ये भी राइट स्टेटमेंट है। तो इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। ठीक है, ये पूछे जाने की संभावना है। आरपी से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछती है, जैसे राज्य में दुग्ध उत्पादक संघ कितने हैं, राज्य में जो हमारे केंद्रीय सहकारी बैंक है उनकी संख्या कितनी है, तो राज्य में जिला उद्योग केंद्र कितने हैं, ये भी पूछे जाने के चांसेस है। तो 36 है हमारे जिला उद्योग केंद्र, ये आप याद कर लीजिए। जिला उद्योग केंद्र कितने है, 36 है। और उप केंद्र अगर बात करें तो ये 8 है। ठीक है, ये इस पर क्वेश्चन आ चुका है, तो ये पूछा भी जा सकता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जुड़े रहिए पहल अकेडमी से निरंतर। और पहल अकेडमी का जो पहल अकेडमी ऐप है वो आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे हमारे अलग अलग जो फाउंडेशन कोर्स चल रहा है उसमें अलग अलग कोर्सेज चल रहे हैं, और हिंदी इंग्लिश के लिए भी वहां पे अलग से आपको कोर्स अवेलेबल है। अगर आप टोटल फाउंडेशन कोर्स नहीं लेना चाहते और हिंदी और इंग्लिश का अलग अलग से लेना चाहते हो तो वो सुविधा भी आपको पहल अकेडमी के ऐप पर उपलब्ध है। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। कल हम नेक्स्ट जो हमारा औद्योगिक विकास से संबंधित है, इससे सरकार के विभिन्न योजनाएं कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी वित्तीय संस्थाएं हैं जो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत हैं, तो उन सब पे हम नया सेशन लेके आएंगे। चलिए हम कल मिलते हैं, बाय।